व्हाट इज टाइम, यानी समय क्या है? ये एक सवाल है जिसने हम सभी को कभी ना कभी बहुत परेशान किया है। समय आखिर है क्या? ये दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जीनियस भी बता नहीं पाए थे। हालांकि आइंस्टाइन के रिसर्च ने हमें समय किस तरह से काम करता है और क्या हो सकता है इसकी एक झलक जरूर दी है, पर आज भी टाइम के बारे में हम उतने ही कंफ्यूज्ड है जितना सालों पहले थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मास्टरपीस रिलेटिविटी का कहना है कि टाइम एक डायमेंशन है, बिल्कुल उसी तरह जैसे स्पेस एक डायमेंशन है। पर जब आइंस्टाइन से ये सवाल पूछा गया, जब स्पेस और टाइम दोनों ही डायमेंशन है, तो ये दोनों एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? तो उनके पास भी इसका पूरा जवाब नहीं था। इस सवाल का जवाब विज्ञान का दूसरा भाग थर्मोडायनामिक्स देता है, और इसी वजह से समय में तीन तरह के अलग अलग डिस्टिंक्शन आ जाते हैं, जिस वजह से अतीत और भविष्य अलग अलग लगता है। एरो ऑफ टाइम को तीन अलग अलग भाग में बांटा गया है, कुछ इस तरह। नंबर 1 साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम, नंबर 2 थर्मोडायनामिक एरो ऑफ टाइम, और नंबर 3 कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम। साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम। साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है ये झलकाता है। जैसे हम किसी बोरिंग लेक्चर में बैठे होते हैं तो 5 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगता है, और ऐसा होने का कारण ये है कि हमारा माइंड पूरी तरह टाइम के फ्लो को मेजर करने की कोशिश में लगा रहता है, और ब्रेन के वर्किंग प्रोसेस में ये बहुत सारे डेटा को एनालाइज करता है और उनका यूज करके मेमोरी क्रिएट करता है। इसी मेमोरी की वजह से हम ये कह पाते हैं कि कोई काम हो चुका है या नहीं। जैसे आपने पहले भी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप बहुत समय तक सोए हुए रहते हो और फिर जब आप शाम को उठते हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप सुबह में उठे हो सोकर, और आप कुछ पलों के लिए उस दिन की सारी एक्टिविटीज को भूल जाते हो। फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम में एंट्रोपी का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आपका दिमाग जिस प्रोसेस से पास्ट में हुई इवेंट्स को मेमोरी के रूप में स्टोर करता है उसमें एंट्रोपी इंक्रीज करता है, और इसी की वजह से हम पास्ट और फ्यूचर को बता पाते हैं कि वो दोनों अलग है। थर्मोडायनामिक एरो ऑफ टाइम। ऐसा क्यों नहीं होता कि टेबल पर रखा हुआ शीशे का ग्लास जब जमीन पर गिरकर टूट जाता है तो वो किसी जादू की तरह वापस से जुड़कर टेबल पे वापस नहीं चला जाता? फ्रेंड्स, ऐसा क्यों नहीं होता का कारण है थर्मोडायनामिक्स का दूसरा लॉ, जो कहता है कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से अगर जमीन पर गिरा हुआ ग्लास खुद ब खुद जुड़कर वापस पहले की तरह पूरा बन जाएगा तो या तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ब्रेक हो जाएगा या तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ब्रेक करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंट्रोपी को कभी नहीं डिक्रीज कर सकते। एंट्रोपी को लोकली छोटी सी छोटी रीजन में डिक्रीज किया जा सकता है एनर्जी प्रोवाइड करके, लेकिन ग्लोबली ये हमेशा इंक्रीज ही होगी। कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से हम पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस बता सकते हैं, और इसका श्रेय भी एंट्रोपी को ही जाता है। पास्ट में यूनिवर्स का जन्म बिग बैंग में हुआ था और तब एंट्रोपी लो थी, और उस वक्त से हमेशा एक्सपेंशन की वजह से इंक्रीज ही कर रही है, और यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से स्पेस स्ट्रेच हो रहा है, जिसकी वजह से एंट्रोपी को बढ़ने के लिए बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन अगर यूनिवर्स वापस से कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा तो क्या होगा? उस वक्त स्पेस स्क्वीज होने लगेगा, जिसकी वजह से एंट्रोपी डिक्रीज होने लगेगी, और इसके साथ साथ यूनिवर्स के कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम का डायरेक्शन पलट जाएगा। ये तीनों एरो ऑफ टाइम एक साथ मिलकर हमारे ब्रह्मांड को ये शेप देते हैं जिसमें हम इसे देखते हैं। जैसे आप पेंडुलम वाले इस क्लिप में देख सकते हो कि ये ऑसिलेट कर रहा है। इस वीडियो को देखकर आप आसानी से ये बता सकते हो कि हमने इसे फॉरवर्ड प्ले किया है या बैकवर्ड। जाहिर सी बात है, पेंडुलम सामने के साथ अपनी ऊर्जा को फ्रिक्शन और एंट्रोपी की वजह से खोने लगेगा, और अंत में धीरे धीरे वो रेस्ट या विश्राम की अवस्था में आ जाता है। बट अगर इसी वीडियो को पीछे की ओर से देखा जाए तो ऐसा लगता है मानो ये पेंडुलम पहले रुका हुआ था और अचानक से खुद ब खुद इसने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया हो। और ये ना सिर्फ हमारे कॉमन सेंस से पता चलता है बल्कि विज्ञान के नियमों का भी उल्लंघन करता है। संक्षेप में हम इसे देख सकते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जीनियस थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें ये बताया कि टाइम क्या है, और फिर थर्मोडायनामिक्स के नियम हमें ये बताते हैं कि फ्यूचर और पास्ट क्यों डिफरेंट लगता है। बट फ्रेंड्स, ये तो एरो ऑफ टाइम की बात थी कि पास्ट और फ्यूचर हमें अलग क्यों लगता है, पर हम जिस तरह से स्पेस में मूव कर सकते हैं वैसा समय में क्यों नहीं कर सकते? इस सवाल को सुलझाने में अभी थोड़ा वक्त है, और हम प्रॉमिस करते हैं वीडियो में एंड तक हम इसका जवाब जरूर दे देंगे। लेकिन उससे पहले हम सभी ये चाहते हैं कि स्पेस ट्रैवल हमारे जीवन काल में सच्चाई की रूप ले ले और हमारी मानव सभ्यता एक इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन बन जाए। लेकिन इन सभी के साथ एक प्रॉब्लम है। अगर हम किसी तरह से ऐसे विमान की संरचना कर भी लेते हैं जो लाइट स्पीड से चलती हो, तो उसके बावजूद भी हम इस तरह से स्पेस ट्रैवल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारी रॉकेट ऑन होगी हमारे स्पेसशिप में टाइम का फ्लो भी बदल जाएगा। इस वजह से जब तक हम अपने इस सफर से वापस लौटेंगे, हमारे दोस्त, फैमिली मेंबर्स जिन्हें हमने पृथ्वी पर छोड़ दिया था, बूढ़े हो चुके होंगे। और इस तरह से ट्रैवल करने का क्या फायदा जब हम अपने दोस्तों को ही
कभी अपनी एडवेंचर स्टोरी ना सुना पाए। सो इसीलिए फ्रेंड्स, ऐसे हमें एक नए और बेहतर तरीके से स्पेस ट्रैवल करने की जरूरत है, और इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने अपना कीमती समय लगाकर हमें कई तरह के सोल्यूशंस दिए हैं जो यूनिवर्सल स्पीड लिमिट यानी बिना रोशनी की गति से तेज चले और हमें स्पेस ट्रैवल में महारत हासिल करा सके। इनमें से कुछ है दी वार्प ड्राइव, दी एम ड्राइव और वर्म होल्स। इस वीडियो में हमारा पूरा ध्यान रहेगा वर्म होल्स पर, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शंस है। ये क्या है और इसकी मदद से हम कैसे सालों की सफर को घंटों में पूरी कर सकते हैं, आइए इसे समझते हैं। वर्म होल्स कैसे काम करते हैं समझने से पहले हम एक बार फिर स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट को दोहरा लेते हैं। स्पेस टाइम एक 4 डायमेंशनल सरफेस है जो मैटर और ऊर्जा की उपस्थिति में बेंड हो जाता है। हम जिस तरह के मैटर से घिरे हुए हैं उनके पास पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिस वजह से ये सिर्फ आकर्षित करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण कर सकते हैं। वर्म होल एक तरह का हाईवे या टनल की तरह होता है जो नॉर्मली हमारे 4 डायमेंशनल यूनिवर्स से गुजरने के बजाय हायर डायमेंशन में बनता है। इस हाईवे या टनल के 2 हिस्से होते हैं जिससे हम इसके अंदर आ या जा सकते हैं। बाकी का हिस्सा बल्क या हायर डायमेंशन में होता है जिसे हम हाइपर स्पेस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, 4 डायमेंशन में वर्म होल किस तरह से यूनिवर्स के 2 हिस्सों को जोड़ेगा, इस बात को समझने के लिए हम 2 डायमेंशनल यूनिवर्स फ्लैटलैंड की मदद लेंगे। ये है दुनिया फ्लैटलैंड की। यहाँ सभी चीजें 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, जैसे ये पेपर की शीट जो कि ये पूरे फ्लैटलैंड को दर्शा सकता है। जब भी हम इस फ्लैटलैंड के 2 हिस्सों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं यू कुछ इस तरह, तो उनके बीच एक हायर डायमेंशन यानी 3D में एक पैसेज बनता है, और यही पैसेज है वर्म होल। इसे सबसे पहली बार एल्बर्ट आइंस्टाइन और रोजन नेथन ने दिया था, और उनके सम्मान में हम आज इसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का नाम देते हैं। इस हाईवे की मदद से हम लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर तक का सफर कुछ ही घंटों में कर सकते हैं। बट क्या फिर ये स्पेशल रिलेटिविटी के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा? सो फ्रेंड्स, स्पेशल रिलेटिविटी सिर्फ स्पेस में ट्रैवल करने वाले चीजों पर स्पीड लिमिट लगाती है। वर्म होल एक तरह का शॉर्टकट है जिससे हम अपनी डेस्टिनेशन पर बिना स्पीड लिमिट ब्रेक करे पहुंच सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस द्वारा। और काश सब कुछ इतना सिंपल होता, पर वर्म होल्स असल में बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, और उन्हें स्टेबल करने के लिए हमें एक ऐसे मैटर की जरूरत होगी जिसके पास नेगेटिव एनर्जी हो। और क्योंकि ऐसा कोई भी मैटर आज तक प्रकृति में नहीं मिल पाया गया है, इसीलिए अभी यह हमारे टेक्निकल कैपेसिटी के परे है। सो आप अभी सोच रहे होंगे कि जैसे वर्म होल स्पेस के 2 अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है, वैसे ही कुछ वो समय के साथ क्यों नहीं कर सकता? ऐसे वर्म होल की मदद से आप अपने पास्ट में जाकर अपनी सारी गलतियों को सुधार पाओगे, और समय मिले तो खुद को फ्यूचर से एग्जाम पेपर्स लाकर दे सकते हो, जिससे अच्छे नंबर्स लाकर आप अपने पेरेंट्स को भी खुश कर सकते हो, राइट? जनरल रिलेटिविटी हमें बताती है कि समय हर इंसान के लिए अलग अलग रफ्तार से बढ़ता है, बट साथ में जनरल रिलेटिविटी यह भी कहती है कि टाइम स्पेस टाइम का एक हिस्सा है जो उसके साथ कर्व हो सकता है। पावरफुल ग्रेविटी के प्रेजेंस में ये एक लूप या सर्कल का रूप ले सकता है, और इस सिचुएशन को जो ऑब्जेक्ट प्राप्त कर सकता है वो साइंटिफिक भाषा में टाइम ट्रैवल हासिल कर चुका होगा। सो टाइम ट्रैवल की साइंटिफिक पॉसिबिलिटी होने के बावजूद भी आप चाहकर भी अपने अतीत में हुए घटनाओं को बदल नहीं सकते हो, वरना ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसी चीजें हमारे सामने आएगी। टाइम ट्रैवल से पास्ट हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा सिर्फ पैराडॉक्सेस की वजह से नहीं, बल्कि स्पेस टाइम के बारे में एक कंजेक्चर भी इसे रोकता है। अगर ऐसा होता तो हम स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर को क्वांटम लेवल पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसे हम कॉस्मिक क्रोनोलॉजिकल कॉन्जेक्चर कहते हैं। और ये बेसिकली यह कहता है कि टाइम ट्रैवल अगर आप हासिल कर भी लेते हो तो भी आप अपने पास्ट को चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से 12 मंकीज नाम के एक सीरीज में दर्शाया गया है। वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल फिलहाल दोनों ही अभी हमसे सालों दूर है हमारी करंट टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी की वजह से, लेकिन विज्ञान बहुत तेजी से एडवांस हो रहा है, और क्या पता हमें आगे नेगेटिव एनर्जी के सोर्सेज भी मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या हम अगले 100 सालों में वर्म होल को हकीकत बना पाएंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताना आपका ओपिनियन। और आगे बढ़ते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में, जहां पर हम ब्रह्मांड के और ढेर सारे रहस्य खोलेंगे और स्टीफन हॉकिंग की सोच की एक झलक हम महसूस करेंगे। सो सी यू फ्रेंड्स इन द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज।